हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 6 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के क्वेश्चन क्लास 7 से रिलेटेड हैं। चैप्टर 1 समानता से रिलेटेड प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को डैश मानता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समान। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति के साथ निम्न आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में निम्न में से कौन प्रावधान नहीं किए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रयोग करने के लिए विशेष लोग से अनुमति लेना होता है। ये सही नहीं है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान से इनकार कर देता है, वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित है। सब लोग सार्वजनिकों, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को निम्न में से किस तरह से लागू किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। कानून के द्वारा और सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा और दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। अगला प्रश्न है, देश भर में मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कई बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं और उनका मन इस वजह से पढ़ाई में नहीं लगता है। बहुत बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते हैं और बाद में वापस नहीं आते हैं। बच्चों को भोजन तो मिलता ही है, उनके बीच की सामाजिक दूरियों को भी कम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है।
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने भी सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले खाना खाने के बाद बच्चे फिर स्कूल नहीं लौटते थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिए। अगला प्रश्न है, कितने ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2001। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना का निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक प्रभाव हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना शुरू किया। इसी योजना के चलते बच्चों ने नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू किया। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, रोज़ा पार्क्स एक महिला थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अफ्रीकी अमेरिकन। रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। अगला प्रश्न है, जहां डैश होगा वहां समानता अनिवार्य रूप से होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकतंत्र। संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन आरंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपना सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। अगला प्रश्न है, नागरिक अधिकार आंदोलन द्वारा अमेरिका में कब से नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1964। अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध किया। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जब लोकतंत्र में 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह लोकतंत्री समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अगला प्रश्न है, 1950 ईस्वी में समानता के लिए किस देश में हुए संघर्ष को नागरिक अधिकार आंदोलन के नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। नागरिक अधिकार आंदोलन एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में आरंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। अगला प्रश्न है, देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निम्नलिखित में से किसमें निरूपित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान। संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। आगे के प्रश्न चैप्टर 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका से संबंधित है। पहला प्रश्न है, हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को निम्नलिखित में से कौन से वर्गों में बांट सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अगला प्रश्न है, ओपीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह सेवा व कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, वो सेवा क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक। सार्वजनिक वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल है। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती है तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती हैं डैश कहलाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संचारणी बीमारियां। संचारणी बीमारियां वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती हैं, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि।
अगला प्रश्न है, 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए राज्य के पूरे बजट का कितना प्रतिशत पंचायतों को दे दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 40%। 1996 में केरल सरकार ने राज्य के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती हैं। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। अगला प्रश्न है, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोस्टारिका। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। आगे के प्रश्न चैप्टर 3 राज्य शासन कैसे काम करता है से संबंधित है। पहला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विधायक। विधानसभा के सदस्य को विधायक या एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न है, एमएलए का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के सदस्य को विधायक या एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न है, एमएलए का चुनाव जीतकर कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किसका सदस्य बन जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विधानसभा का। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता डैश प्रतिनिधि चुनती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। अगला प्रश्न है, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को डैश माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुमत। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, जो दल अल्पमत में होते हैं डैश कहलाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है विरोधी पक्ष। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो बनता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मंत्रियों का चयन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दायित्व शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों को चलाना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, मुख्यमंत्री और मंत्रियों। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। अगला प्रश्न है, डैश ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विधानसभा। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। अगला प्रश्न है, डैश शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरकार। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न विभागों और मंत्रियों के जो प्रभारी होते हैं उन सब का सामूहिक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, सरकार का कार्यकारी हिस्सा डैश कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्यपालिका। सरकार का कार्यकारी हिस्सा कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। अगला प्रश्न है, सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं डैश कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विधायिका। सारे विधेयक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अखबार, टीवी चैनल और विधानसभा में। केवल विधानसभा ही नहीं बल्कि आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार के विभागों द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे डैश द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विधायिका। विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में विधायकों का डैश होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्वाचित। लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में मुख्यतः डैश का ही शासन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनता का। लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। यह भी अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो।
सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। आगे के प्रश्न चैप्टर 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सामोआ द्वीप डैश के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 5 औरतों ने बदली दुनिया से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।